नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो एक सीरीज चल रही है आपको पता है, जो कि हम प्रीवियस ईयर पेपर जो है PYQ हम कर रहे हैं, यानी कि जो अभी 2021 में जो क्वेश्चन हुए थे उसका हम सॉल्यूशन करें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। आज हम करेंगे कंटिन्यू कौन सी हमारी जो इंडिया जीके के जो क्वेश्चन पूछेंगे उसकी सीरीज को, और सभी की सब्जेक्ट वाइज अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो जाकर आप उन्हें देखें। जिन बच्चों ने नहीं देखी, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज जो है चल रही है और सभी की सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्ले लिस्ट है। स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास का सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि जर्मनी के एकीकरण के शिल्पकार कौन थे, या हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज, तो कौन थे? तो ओटो बोन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे पूरा नाम तो इनका सुना नहीं है, ओटो बोन बिस्मार्क, तो हमने बिस्मार्क नाम तो जरूर सुना है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका तो राइट आंसर बन ही गया। अब देखिए बिस्मार्क हमने नाम सुना है, तो बिस्मार्क से इंपॉर्टेंट और कौन सा होगा? तो जैसे आपका जर्मनी का एकीकरण करने के लिए किसको बिस्मार्क को जाना जाता है, वैसे ही भारत का एकीकरण करने के लिए किसको जाना जाता है? भारत का एकीकरण कब? जब आपका 15 अगस्त 1947 को, जब आपका भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत और पाकिस्तान से अलग हुआ यानी आजाद हुआ, उसके बाद क्या है, देश अलग अलग रियासतों में जो है बंटा हुआ था। कहीं पे जो है कोई रियासत किसके अंडर थी, किसी के अंडर थी, तो उन सभी का एकीकरण करने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एकीकरण किया गया। तो इसीलिए जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिस्मार्क ने किसका एकीकरण किया, तो जर्मनी का किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसका किया? भारत का। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? तो भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। भारत का बिस्मार्क, या हम क्या कह सकते हैं कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। अब इन्होंने क्या किया था? देखिए एकीकरण किया था, यानी भारत को एक किया था, ठीक है। तो अब देखिए एकीकरण किया था, यानी कि हम क्या मनाते हैं, 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 31 अक्टूबर को आपका क्या मनाया जाता है? तो नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, क्योंकि एकता के लिए फेमस है, तो इसलिए नेशनल यूनिटी डे हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कब? आपका 31 अक्टूबर को। और किसकी याद में? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे एकीकरण किया था, तो इन्हीं की याद में जो 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। तो ठीक है, ये चीज यहाँ से क्लियर है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्या है, क्योंकि यूनिटी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो आपकी किससे जुड़ी हुई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? देखिए आपकी सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी हम कह सकते हैं, और ये कहाँ पे है? तो ये आपकी गुजरात में रहेगी। कहाँ पे? गुजरात में रहेगी। गुजरात में किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। और किस बांध के किनारे है? तो सरदार सरोवर बांध है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। अब देखिए क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इसलिए आप याद रख सकते हो सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध है, और इसी के नजदीक में आपका कौन सा है? साधु बेट तीर्थ है। साधु बेट तीर्थ, तो यहाँ पे जो है आपका साधु बेट तीर्थ के पास यहाँ पे पड़ता है आपका कौन सा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो आई थिंक ये चीज यहाँ से क्लियर होगी। बिल्कुल आप इसको जो है इस तरह से याद रख सकते हैं। अब इसका एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके वास्तुकार कौन है, तो राम सुतार कह सकते हैं, या आर सुतार कह सकते हैं। राम सुतार या आर सुतार जो है इसके आपके वास्तुकार हो जाएंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी, जो कि हम कह सकते हैं दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी। कहाँ पे? गुजरात में। अब ये तो हो गई हमारी पहली। अगर दूसरी आपसे पूछ ले, तो दूसरी बस आपको लिखना नहीं है, बस आप नॉर्मल सा एक चीज देख ले कि कौन सी, तो आपकी चीन में हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी हम बात करें तो चीन की कितनी? 153 मीटर की, और किसकी है? तो स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है। किसकी? स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की आपकी जो मूर्ति हो जाएगी, बुद्धा कह सकते हैं हम। तो ये आपकी मूर्ति कहाँ की? चीन की है, तो ये दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति हो जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो कौन सा यहाँ पे बनेगा? आपका ओटो बोन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हम कह सकते हैं कि भारत के पहले आपके गृह मंत्री हो जा सकते हैं, उप प्रधानमंत्री भी आपके पहले कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कहाँ पे स्थापित की गई। ये क्वेश्चन देखिए 2-3 बार रिपीट हुआ है, किस तरह से, तो सारी चीजें हम इसको देखेंगे। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस जो यहाँ पे पूछी गई, तो कहाँ पे? गोवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब गोवा में आपकी कहाँ पे हुई थी? तो ये आपका कौन? सेंट पोल स्कूल या हम कॉलेज कह सकते हैं, सेंट पोल कॉलेज, जो कि आपका कहाँ पे? गोवा में है। यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। अब यहाँ पे एक तो आपका ये वाला क्वेश्चन है जो दिया गया कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित की गई? गोवा में। ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा किस तरह से कि आपका भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई? बात कर सकते हैं किसके द्वारा, यानी किसने की? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है, पुर्तगाली के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी ये दो तरह से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा आपका बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। और कब की गई? तो 1556 में, जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ उसी साल की ये बात है, 1556 की बात है। तो इस टाइम पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया कि निम्न में से कौन से दो द्वीप जो है वो आपके हिंद महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर में कौन से, तो यहाँ पे देखिए, एक तो आपका श्रीलंका हो जाएगा, एक आपका मालदीव हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए मालदीव जो दिया गया इसकी कैपिटल कौन सी हो जाएगी, तो कैपिटल इसकी कौन सी, माले हो जाएगी इसकी। और दूसरी यहाँ पे जो श्रीलंका जो दिया गया इसकी कैपिटल कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे श्री जयवर्धनपुरे कोटे जो है, जयवर्धनपुरे कोटे जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। कौन सी, ये वाली। तो इसके साथ ही आपका कौन सा, एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में आपका कौन सा, तो आपका पाक जल डमरू है, हम कह सकते हैं पाक स्ट्रेट। पाक ये वो वाला नहीं है जो हम बात करें पाकिस्तान के साथ वाला, ये PALK है, जहां पे आपका जो L जो है वो साइलेंट है। तो पाक आपका स्ट्रेट हम कह सकते हैं, पाक स्ट्रेट STRATE, आपका पाक स्ट्रेट कह सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं, इसको पाक स्ट्रेट या हम कह सकते हैं पाक जल डमरू जो है किसके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है आपकी हस्तांतरित शांति संधि कौन सी थी। प्रथम विश्व युद्ध आपका कब, 1914 से 1918 के बीच में हुआ। और ये शांति की संधि जो कौन सी है, ये आपकी वर्साई की संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संधि कब हुई, तो ये आपका 1919 में ये वाली संधि की गई। कब, जून 1919 में आपकी वर्साई की संधि की गई। और इस पर क्या है, जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे। और इस पर हस्ताक्षर करने के बाद क्या, जर्मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया था उस पर, यानी एक बड़े हिस्से को अपने हाथ से गंवाना पड़ा था जर्मनी को। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये जो आपका जो मतलब बड़ा हिस्सा जो है जर्मनी का, इसने अपने हाथों से खो दिया था। तो इसी की वजह से एक इसका रीजन माना जाता है, जो कि आपका 1939 से 1945 के बीच में दूसरा वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके बारे में। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला में समझौता हुआ था। तो इससे देखिए आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए। कौन से, एक तो आपका 65 का, एक आपका 71 का, एक आपका 99 का। यानी हम बात करें तो 1965, 1971 और 1999 में, तो 3 युद्ध हुए। अब देखिए जो आपका 1971 का जो युद्ध था, इस समय की बात है। और इसमें जो है आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आपका ये युद्ध हुआ था, इसके बाद में यानी अगले साल 1972 में शिमला में बैठकर जो है समझौता हुआ था। किसके बीच में, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उधर से पाकिस्तान की तरफ से कौन था, तो जुल्फी अली कार भुट्टो जो है ये पाकिस्तान की तरफ से, इन दोनों के बीच में जो शिमला में समझौता हुआ था, तो इसीलिए इसको कौन सा, शिमला समझौता बोला जाता है। तो आपका 48 का जो राइट आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर बनेगा 1972 में। तो ध्यान रखना 1971 में युद्ध हुआ था, अगले साल 1972 में आपका शिमला समझौता हुआ था। तो 48 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कि किस तकनीकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नामक अभियान चलाया है, हम कह सकते हैं। विच टेक जो आपकी कंपनी है लॉन्च ए कैंपेन नेम मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला ध्यान रखना है। और देखिए किसने चलाया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, गूगल इंडिया ने। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट जो दिया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन हो जाएंगे, तो आपके सत्य नडेला हो जाएंगे। कौन, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हो जाएंगे। इसके अलावा आपके गूगल के, यहाँ पे गूगल की मैं बात कर रहा हूँ, गूगल के आपके CEO कौन हो जाएंगे, तो वो आपके सुंदर पिचई हो जाएंगे। कौन, सुंदर पिचई। इसके अलावा फेसबुक जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग जो चीज रहेगी आपकी फेसबुक, इसके CEO कौन है, तो आप ज्यादा यूज करते हो तो आप ही बता देना इसके CEO कौन है। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर जो 3rd है। तो कौन सा आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गूगल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि दीपिका कुमारी जो किस खेल से जुड़ी है, यहाँ पे ये पूछा गया। तो किस खेल से, तो ये आपके तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हम कह सकते हैं किससे, आर्चरी से। अभी जो आपके टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे, टोक्यो ओलंपिक उसमें जो है भाग लिया था टोक्यो ओलंपिक में, और क्वार्टर फाइनल में ये हार गई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन सा, तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। कहां से इनका संबंध रहेगा, तो कहां से, रांची झारखंड से इनका संबंध रहेगा। और 1994 में इनका जन्म हुआ था। देखिए इसके बाद और कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा कौन सा, बैडमिंटन से तो आपको पता है पीवी सिंधु ने जो है आपका टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता है। और कौन सा जीता है, ये क्वेश्चन भी आप पे छोड़ता हूं क्योंकि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया। देखिए कहीं ना कहीं सारी की सारी क्लासेज आपस में रिलेटेड है। अगर आप एक क्लास देखते हो तो उसके साथ दूसरी क्लासेज भी कवर करें, आपके बहुत सारे डाउट जो वो क्लियर हो जाएंगे। सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे बता देता हूँ कौन सा कांस्य पदक जो वो जीता है, हम कह सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल। फिर आप बाद में कहोगे कि हाँ हर क्लास में जो है आप ही बता दिया करो, हमारा फायदा क्या है क्लास देखने का। चलिए ठीक है, देखिए 82 देखिए, रियो डी जेनेरियो जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था।
तो कब आपका 1992 में, कहाँ पे 1992 में, और कहाँ पे ब्राजील में, कहाँ पे ब्राजील में आपका रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कह सकते हैं हम, अर्थ समिट भी इसको बोला जाता है। क्या अर्थ समिट जो यहाँ पे दिया गया ये भी इसको बोला जाता है। तो कब 1992 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया कि दिल्ली का जो है पुराना किला डैश के द्वारा बनवाया गया। तो किसके द्वारा, यहाँ पे देखिए दिल्ली का जो पुराना किला है इसको आप क्या कह सकते हैं, दीनपना, दीनपना का हिस्सा भी हम कह सकते हैं, दीनपना का हिस्सा। अब ये दीनपना क्या है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझोगे आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। जो आपका बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, उसके बाद उसका बेटा जो है आपका क्या, हुमायूं, हुमायूं जो है गद्दी पे बैठा था 1530 में। जब 1526 से 1530 जो वो आपका बाबर का टाइम था, 1530 में हुमायूं बैठ गया था। अब हुमायूं के बैठने के बाद क्या है, इसका युद्ध हुआ था किसके साथ, शेरशाह सूरी के साथ, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया शेरशाह सूरी के साथ। कौन सा, तो 1539 में एक युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं कौन सा, चौसा का युद्ध। और ये युद्ध जो है कौन, आपका शेरशाह सूरी जीत गया था। इसी के अगले साल 1540 में दूसरा युद्ध हुआ था जिसे क्या बोला जाता है, बिलग्राम या हम कह सकते हैं कन्नौज का युद्ध। ये युद्ध जो है फिर से शेरशाह सूरी जीत गया था और यहाँ से क्या है, जो हुमायूं को यहाँ से भगा दिया था, यानी हुमायूं को यहाँ से भगा दिया था। जो दिल्ली सल्तनत पे ये गद्दी पे बैठा था वहां से हुमायूं जो है भाग गया था और दिल्ली पर कब्जा किसने कर लिया, तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद क्या है, आपका दीनपना का किला हम कह सकते हैं, जो आपका यहाँ पे पुराना किला जो दिया गया, इसकी स्थापना की गई किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के बाद। अब 1540 से लेकर 1500 इसका जो है टाइम पीरियड हम बात कर सकते हैं। 1540 में देखिए यहाँ पे ये दिल्ली गद्दी पे बैठा, 1545 में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्या है आपका दोबारा से जब हुमायूं जो है यहाँ से चला गया था और जाने के बाद क्या है, ये मतलब इसने निर्वाह जो है अपना कहीं ना कहीं अपना टाइम बिताया और उसके बाद वो बाहर इसने जो है शादी कर ली और बाद में जो है इसको बेटा हुआ था जो कि अकबर के नाम से फेमस है। कब, आपका 1542 में जो है इसको अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ पे, राजा वीर साल के महल में, जो आपके पंजाब में हुआ करते थे, उनके महल में जो है आपका अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। और बाद में दोबारा से जो है आपका कौन सा युद्ध हुआ था, 1555 का, क्योंकि 1556 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी। 1555 में आपका सरहिंद का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद दोबारा से ये गद्दी पे बैठा था और बाद में देखिए 1 जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ये मर गया था, या हम कह सकते हैं दीनपना की पुस्तकालय। यही जो आपका पुराना किला है जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया, इसके साथ लड़ाई हुई थी और इसी के बनाए हुए किले की वजह से जो है ये वहां पे गिर के मर गया था। कब, 1 जनवरी 1556 को। और उसके बाद जो है किसका शासन, तो 1556 से जो है किसका, अकबर का शासन शुरू हो जाता है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। तो कौन सा यहाँ पे बनेगा, शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शेरशाह सूरी जो है इसका बचपन का नाम क्या है, अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचपन का नाम क्या है, तो फरीद खां इसका बचपन का नाम है, क्योंकि इसने शेर को मार दिया था इसलिए इसका नाम शेरशाह सूरी जो है वो पड़ गया था। अब इसका हरियाणा में भी संबंध है, कहां से संबंध है, तो हरियाणा में इसका नारनौल से संबंध है। कहां से, नारनौल से। और नारनौल में जो है एक आपका कौन सा मकबरा है, हमको क्या कह सकते हैं, इब्राहिम सूरी कह सकते हैं या इब्राहिम खान कह सकते हैं, इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान का मकबरा। तो ये कौन था, ये आपका शेरशाह सूरी का दादा था और इसका जो है मकबरा किसने, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहाँ पे, नारनौल में। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका हरियाणा जीके के अकॉर्डिंग। इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पे, आपका नारनौल में रहेगा। और आपका जो है शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ पे बीता था, तो इसका भी बचपन नारनौल में बीता था। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे कि हैप्सबर्ग राजवंश डैश में शासन किया था, तो कहां पे किया था, तो आपका बनेगा कहां पे, ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका है कि रीट का एक प्रकार जिसके माध्यम से न्यायालय आदेश देता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। आप इसको पढ़ सकते हैं, विच कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। तो कौन सा हो जाएगा आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। या हम कह सकते हैं हेबस कॉर्पस जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि जापान की आपकी पहली रेलवे लाइन जो है किसके बीच में बनाई गई, तो किसके बीच में, यहाँ पे आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ है। तो कौन सा, टोक्यो और योकोहामा के बीच में, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। कब इसकी शुरुआत हुई, तो 1878 में इसकी शुरुआत हुई। अब यहाँ पे ये तो बात हो चुकी जापान की। अब हमें एक चीज और भी ध्यान रखने की, भारत में सबसे पहले आपकी कहाँ पे चली, तो कहाँ पे 16 अप्रैल 1853 में आपकी पहली रेल चली थी। कहाँ से, बंबई से
बम्बई से थाने के बीच में चली थी। कितनी? 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली ट्रेन किसके टाइम में? तो आपके डलहौजी के टाइम में आपके चली थी। ये तो हमने पहले डिस्कस किया था, जो कि आपकी हम कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन सा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह सकते हैं या हम हड़प की नीति कह सकते हैं। ये किसकी थी? तो डलहौजी की थी। और इसी के टाइम में आपका जो है भारत में रेल पहली बार चली थी 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने, मात्र 34 किलोमीटर की दूरी में। अब ये भारत की होगी। अब तीसरा यहाँ पे हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा में पहली बार आपकी रेल कब चली? तो आपकी 1873 में चली थी। यहाँ पे देखिए 53 में है, यानी 20 साल के बाद आपकी 1873 में आपकी रेल चली थी। और ये कहाँ से? तो ये दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। कहाँ से? दिल्ली से रेवाड़ी तक जो है पहली बार आपकी रेल चली थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जापान से पहले ही अपने हरियाणा में चल गई थी, काफी बड़ी बात है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा आपका बनेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपके सामने कोफिनर को आपका इस रूप में भी जाना जाता है, हम कह सकते हैं कोनिफर। ओके, कोनिफर है ये। कोनिफर आर आल्सो नोन एज, तो कोनिफर आपका किसमें? एवरग्रीन ट्रीज के रूप में जाने जाते हैं, सदाबहार वन के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, लेकिन बस एक आपका ध्यान रख लेना, क्या पता पूछ लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कि रोलट एक्ट जो हो कब जो है पेश किया गया। तो रोलट एक्ट के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है कि 19 मार्च 1919 को जो है आपका रोलट एक्ट जो है वो लागू किया गया। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अब रोलट एक्ट था क्या? इसमें आपका क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा भी संदेह हो तो उसको बिना किसी अपील के, यानी बिना किसी मुकदमे के उसको जो है डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता था, या हम कह सकते हैं इसको बिना अपील का। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए करवाया जा रहा है। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का आपका जो कानून बोला जाता है, यहाँ पे बिना भी लिख लेना साथ में। तो आपका कौन सा? ये आपका कानून जो है ये आपका बोला जाता है रोलट एक्ट, जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? काला कानून के नाम से। अब ये कब की बात है? तो 19 मार्च 1919 की बात है जब इसको लागू किया गया। इसके बाद क्या है आपका जो बाद में क्या है, कुछ एक हड़ताल किए गए थे, आंदोलन किए गए थे, और आपका क्या है सत्यपाल, या हम कह सकते हैं सतपाल कह सकते हैं, और सैफुद्दीन किचलू, इनको जो है सैफुद्दीन किचलू जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों ने, जैसे कि रोलट एक्ट में यहाँ पे बताया गया है। अब इनको गिरफ्तार करने के बाद क्या 13 अप्रैल 1919 आता है, और आपका जलियांवाला बाग जो है आपका कहाँ पे? अमृतसर में पड़ता है, काफी ऐतिहासिक भूमि है। और आपका क्या है इसमें क्या है आपकी एक सभा की जाती है, किस लिए कि इनको गिरफ्तार किया गया, इसके विरोध में एक सभा की जाती है। हालांकि ये शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, लेकिन अब देखिए ये आपका जो जलियांवाला बाग जो है ये बिल्कुल इस तरह से था, और हम मान सकते हैं, वैसे मैंने तो कभी देखा नहीं है। और देखिए इस तरह का इसका मात्र बाहर निकलने का और अंदर आने जाने का सिर्फ एक ही गेट था। अंदर इसके कुआं भी था यहाँ पे। तो जैसे ही क्या है अंग्रेजों के बारे में पता चला कि यहाँ पे सभा हो रही है, तो उन्होंने जो है सारा एक ये गेट था इसको यहाँ से कवर कर लिया, और जनरल डायर ने जो है उसने यहाँ पे सभी को जो है गोली मारने का आदेश दिया था। लगभग लोगों को यहाँ पे मार दिया गया। कुछ कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे, ऊपर से दूसरे लोग कूदे तो वो वैसे मर गए। यानी काफी हिंसक नरसंहार जो है यहाँ पे हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में। अब इसका विरोध जो है किया गया, और इसके विरोध में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि महात्मा गांधी ने जो है यहाँ पे कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो इसके लिए तो केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। केसर ए हिंद की जो है महात्मा गांधी ने उपाधि लौटाई थी। दूसरी और आपकी कौन सी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, शॉर्ट में लिखता हूँ आप इसको लिख लेना। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कौन सी सर की उपाधि लौटाई थी। और आपके कौन? जमुना लाल बजाज। कौन सा है? जमुना लाल बजाज जो है इन्होंने कौन सी? तो आपकी राय बहादुर की उपाधि जो है राय बहादुर की उपाधि ये अंग्रेजों के द्वारा दी हुई थी, इनको जो है वापिस जो है अंग्रेजों को लौटा दी। यानी ये भी इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। अब देखिए यहाँ पे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 की बात जब यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा लड़का जो है वो यहाँ पे बैठा था, जिसका नाम आपका क्या है? उधम सिंह। उधम सिंह जो है जिनका जन्म कब हुआ? तो आपका उधम सिंह जिनका जन्म 1899 में इनका जन्म हुआ था दिसंबर के महीने में। तो आप देख सकते हैं कितना, लगभग हम बात करें 19-20 साल की उम्र में ये भी बच्चा जो है यहाँ पे था इस सभा में, और इसने जो है हिंसक नरसंहार भी देखा था, लेकिन इसके दिल में जो है आपके देश के प्रति जुनून था। तो इसने क्या किया? इसने उसी समय ठान लिया था कि हाँ इस जनरल डायर को जो है बिल्कुल मारना है। तो इसने उस समय ठानने के बाद इसने अलग अलग मतलब अपने नाम चेंज किए हैं, अपने अलग अलग फर्जी पासपोर्ट टाइप जो बनवाकर, और ये अलग अलग देश गया, और लास्ट में ये कहां पे गया? तो अमेरिका में चला गया। यानी कहां से? आपका अमेरिका में भी गया था। यानी अमेरिका ब्राजील होते हुए ये कहां पे? लास्ट में आपका ये लंदन पहुंच गया था। कौन? हम बात कर रहे हैं उधम सिंह की, जो कि सबसे बड़े क्रांतिकारी है, जिन्होंने बचपन में ही इतना बड़ा जो है ठान लिया था। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए भी यहाँ पे कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका यहाँ पे लंदन में जाने के बाद क्या है, बात हो रही है कब की? 1940 की, और बात है कब की? 13 मार्च की। यानी 13 मार्च 1940 की। यानी बात कब की? देखिए लगभग आपके यहाँ पे कितने 21 साल बाद की बात है, और 21 साल बाद जो है लंदन में जाकर जो जनरल डायर जो उसको गोली मारी थी, वहां पे जो है उसको मार दिया था किसने? उधम सिंह ने। और उसके बाद अंग्रेजों ने जो है यहाँ पे 31 जुलाई को जो है 31 जुलाई 1940 को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि मैंग्रोव वन जो है डैश में पनप सकते हैं, तो किसमें 57 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। खारे पानी में, सलाइन वाटर में ये जो है पनप सकते हैं, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो गया जो है वो डैश नदी के किनारे है, तो किस नदी के, तो फल्गु नदी के, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। ये गया कौन सा है, तो ये आपका कहाँ पे, बिहार में पड़ता है, और ये वही गया है जहां पे महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम क्या कह सकते हैं, बोध गया कह सकते हैं, या हम गया कह सकते हैं। कहाँ पे, आपका बिहार में रहेगा, कहाँ पे, बिहार में रहेगा। इसमें जो है आपका महात्मा गांधी ने कितने साल, तो 6 वर्ष तपस्या की थी, तो आपके कितने, 35 वर्ष की आयु में जो है उनको किसके, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा आपका तीर्थ गया स्थान की, फल्गु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि बोलीविया में जल के निजीकरण के विरोध के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, तो कौन, 67 का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, फेडेकोर जो है आपका, ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर रहेगा। बोलीविया में जो है क्या हुआ, बात है 1999 की, जब जो है वाटर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, हम कह सकते हैं, जो पानी जो है उसका निजीकरण कर दिया गया था, कंपनी को बेच दिया था कि हाँ यहाँ का जो है टोटल पानी जितना भी है वो इस कंपनी के अंडर आता है, वही कंपनी जो इसको मैनेज करेगी, जितना टैक्स लेना है, जितना रुपए लेना है वो वही करेगी। और उसके बाद क्या है, कहीं ना कहीं जब एक कंपनी के अंडर में सारी चीज आ जाती है, और बात हो रही है यहाँ पे पानी की, तो क्योंकि पानी के बिना तो कोई रह नहीं सकता, तो इसीलिए जो है उसका कहीं ना कहीं उसको स्टोर किया जाने लगा, लोगों को कम दिया जाने लगा, और जो है इसके रेट काफी ज्यादा बढ़ गए, यानी लोगों तक पानी पहुंचना मुश्किल हो गया था। और तो और जो इस कंपनी को जो है आपका जो बारिश का पानी था उसका भी जो हक था, उसका अधिकार भी कंपनी का था। तो इस वजह से जो वहां पे जो जल के निजीकरण पे एक वाटर बोर्ड जो हुआ था, कौन सा, वाटर बोर्ड जो हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो कौन सा आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि पोखरण वह स्थान है जहां पर भारत ने अपना नाभिकीय परीक्षण किया था, तो वो आपका कहाँ पे, आपका राजस्थान में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। राजस्थान में कहाँ पे, तो आपका जैसलमेर में रहेगा। देखिए पोखरण वन जो है, पोखरण वन जो हुआ था, पोखरण वन जो हुआ था ये आपका कब हुआ, तो 1974 में हुआ था। 1974 में इसका नाम क्या था, तो इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा जो है इसका नाम रखा गया था, या दूसरा इसको क्या कह सकते हैं, बुद्धा इज स्माइलिंग, को क्या, बुद्धा इज स्माइलिंग जो इसको कह सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था, इसके बारे में तो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, कब की बात है, तो ये आपकी, इसका नाम तो देखिए पहले नाम तो रहेगा क्या, ऑपरेशन शक्ति। जैसे कि हमने पहले जो आपके एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में डिस्कस किया था, तो कहीं ना कहीं उनका यहाँ पे सबसे बड़ा रोल था इसमें, जो आपका पोखरण सेकंड जो था, इसमें जो है परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, और यहाँ पे सफल भी हो गया था। और आपका क्या, कौन सा बनेगा, यहाँ पे कब की बात है, तो देखिए 11 मई 1998 की ये बात है, और इस दिन जो है ये सफलतापूर्वक कर लिया गया था। और इसीलिए 11 मई को आपका कौन सा, तो हम प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाते हैं, प्रौद्योगिकी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 11 मई को आपका मनाया जाता है। और इसी के बाद, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री तो आपके कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है उस समय के प्रधानमंत्री थे। और इसके साथ ही जो इसमें जो मेन रोल हम कह सकते हैं किसका, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल था। इसीलिए इनको बाद में जो है 2002 में इनको क्या बना दिया गया, तो राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया था। काफी अच्छी प्रतिभा के धनी थे, कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या हम कह सकते हैं इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम जो इनका पूरा नाम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा यहाँ पे बनेगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है, तो न्यायिक अंग कौन सा हो जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो हेग में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, कौन सा, हेग में, तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि नोमाडिक एलिफेंट जो है आपका भारत और डैश के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास है, तो किसके साथ, ये आपका इंडो मंगोलियन हो जाएगा, तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया एक स्क्रीनशॉट, प्रमुख सैन्य अभ्यास जो वो इंपॉर्टेंट है, तो आप जाकर एक बार जरूर देखिए। छोटा सा एक पेज का या हम कह सकते हैं 3-4 लाइन का आपका जो एक सैन्य अभ्यास है वो जाकर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो श्रीलंका जो दिया गया, श्रीलंका के आपका साथ कौन सा होता है, तो मित्र शक्ति जो आपका श्रीलंका के साथ सैन्य अभ्यास होता है। इसके अलावा जो बांग्लादेश दिया गया, इसके साथ संप्रीति जो आपका संप्रीति आपका किसके साथ, बांग्लादेश के साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास या हम कह सकते हैं सैन्य अभ्यास किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, एक सेकंड इसको जूम आउट करते हैं। देखिए बाकी इसमें इंग्लिश में है नहीं हमारे पास। देखिए राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित किए जाने के लिए लोकसभा और 4 राज्यों की विधानसभाओं
के सभाओं के चुनाव में एक राजनीतिक दल को चाहने वाले कुल मत प्रतिशत जो वो कितने होने चाहिए। ये क्वेश्चन 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2 से हो सकता है 3 बार भी आ गया हो, तो कौन सा बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 6% इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि चीन सरकार ने जो है जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, तो कब आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 1949 में इसका राइट आंसर रहेगा। आई थिंक ये 1949 ही होना चाहिए। देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप देखिए चीन के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन या हम कह सकते हैं जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, तो वो चीन की रहेगी। हम भी ज्यादा पीछे नहीं है, कोशिश तो यही है सभी की कि जल्दी ही अगली बार हम बात करें 25 तक, 2025 तक जो है चीन को पीछे छोड़ देंगे, तो हम भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो 2025 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन जो है पीछे चला जाएगा और भारत जो है पहले नंबर पे आ जाएगा। गैप जो है बहुत कम रहा है अभी, तो पहले नंबर पे जनसंख्या के हिसाब से चीन है, दूसरे पे अपना भारत आ जाएगा। ये तो हो गया पॉपुलेशन के हिसाब से। एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आपका कौन सा सबसे बड़ा, तो आपका रशिया हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा, तो दूसरे पे आपका कनाडा हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे पे चाइना हो जाएगा। तो जो हमारा एरिया के हिसाब से तीसरे नंबर पे चाइना है, और बात करें तो भारत जो किस नंबर पे, देखिए एरिया के हिसाब से तो 7वें नंबर पर है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। तो ये जो है आपको इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ भारत किस नंबर पर है और आपका पॉपुलेशन के हिसाब से किस नंबर पर है। तो आई थिंक क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को के द्वारा भारत की पहली मिश्रित विश्व धरोहर के रूप में अभिलेखित किया गया है। हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट मिक्स्ड आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को के द्वारा किसको किया गया, तो आपकी कौन कंचनजंगा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एकमात्र हम कह सकते हैं जो कि मिश्रित धरोहर है, और इसके साथ ही ये आपकी कहाँ पे पड़ती है, तो कहाँ पे, सिक्किम में हो जाएगा। सिक्किम का नेशनल पार्क कंचनजंगा, और इसके साथ ही जो है कब इसको 2016 में इसको शामिल किया गया है। फूलों की घाटी जो रहेगा उत्तराखंड में रहेगा। इसके अलावा और कौन सा, तो एक आपका राजाजी नेशनल पार्क है, दूसरा फूलों की घाटी है, एक आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ये सारे के सारे आपके कहां पे, उत्तराखंड में पड़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1983 में सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था भारत में। तो बात की जाए एक तो आपकी अजंता एलोरा गुफाएं जो है उनको शामिल किया गया, इसके साथ ही आपका आगरा का किला जो है उसको शामिल किया गया था। तो बस ये ध्यान रखना है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि वह राजा जिसने पवित्र रोम सम्राट की उपाधि दी गई थी या ली गई थी, जो दिया गया यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लर है, तो कौन सा आपका सोरलेमन, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इसकी स्पेलिंग क्या है, तो ये हम इसको पढ़ सकते हैं, ये जो भी नाम है इसको हिंदी में दिया गया है। तो ये जो है आपका जिसे पहले हम कह सकते हैं पवित्र रोम सम्राट की उपाधि दी गई थी, तो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी बचे हुए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोशिश यही रहती है कि थोड़ी क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए जाए, और ज्यादा अगर बड़ी क्लास हो जाएगी तो आपको भी देखने में दिक्कत आएगी, नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि नोट्स तो आप अगर नहीं बनाओगे तो आपका कोई फायदा नहीं है ये सब देखने का। नोट्स जरूर बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद आप इनको रिवाइज भी करें नोट्स को, ताकि एग्जाम से पहले आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब लेट के देखने का कोई भी फायदा नहीं है, बेशक आप ना देखो, अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तभी देखने का फायदा है। और क्लास के बारे में आपके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, उसके बारे में भी बता दिया कि आपके इसी कमेंट की वजह से हमें और अच्छे तरीके से हम क्लासेस लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। और बहुत अच्छा लगता है आपके जो जिस तरह से कमेंट दिखा रहे हो, आप जो अपना प्यार दिखा रहे हो, उसको देखकर काफी अच्छा फील होता है कि हाँ चलिए कुछ तो अच्छा हम कर ही रहे हैं। तो इसके लिए जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार दिखाने के लिए। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। हम कोशिश करते हैं जल्दी ही सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे करवाई जाए, और अभी जो है कोशिश तो यही है कि जल्दी से आपकी जो है पर डे के हिसाब से क्लासेस की संख्या जो बढ़ाई जाए, तो कोशिश रहेगी जल्दी से स्टार्ट की जाए। तो आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगी है, इसके बारे में अपना कमेंट जरूर दें। जो बच्चे नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर लोगे तो जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, ताकि जो भी वीडियो है उसको सबसे पहले आप देख सको। तो जो बच्चे नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो उसके लाइक जरूर कर दिया करें, अगर आपको अच्छी ना लगे तो बेशक डिसलाइक कर दें, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ हमें कहीं ना कहीं जरूरत है कुछ इंप्रूव करने की, कुछ सुधारने की, तो उसके बारे में बताएं। तो अगर ना लगे तो डिसलाइक करें, और साथ ही अपना कमेंट भी करें कि हाँ यहाँ पे हमें दिक्कत है तो इस चीज को आप सुधारो, तो बेशक नेक्स्ट क्लास में वो चीज सुधार दी जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।